सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कार्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो 11वीं में पूछे जाते हैं, साथ में नीट और JEE में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं हर टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो में करूँगा। तो आप शुरू से आखिरी तक यदि वीडियो को अच्छी तरह से देखते हो और इस सवाल को हल करते हो तो मेरा ये मानना है कि आप कंपटीशन के कोई भी सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इस वीडियो में हर तरह के सवाल जो कि नीट और JEE में पूछे जाते हैं, साथ में 11वीं में भी पूछे जाते हैं, उन सवालों को एक एक करके अच्छी तरह से कार्य को किस प्रकार से निकालेंगे और कार्य से संबंधित जितने भी सवाल होंगे सारे सवालों को हम एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक हमारे पास कोई पिंड है, वस्तु है, बॉडी है। इस बॉडी पर एक बल लग रहा है F 100 न्यूटन का, और 100 न्यूटन का बल लगाने से ये बॉडी जो होती है, वस्तु जो होती है, 5 मीटर दूरी विस्थापित हो जाती है। एक वस्तु हमारे पास बॉडी है, उस पर हमने 100 न्यूटन का बल लगाया और 100 न्यूटन के बल लगाने से वस्तु 5 मीटर की दूरी तक चली जाती है या विस्थापित हो जाती है। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। प्रश्न ये हमारे पास कि एक वस्तु है, 100 न्यूटन का बल लगाया और बल लगाने से 5 मीटर दूरी तक आगे खिसक जाती है, विस्थापित हो जाती है। तो कार्य कितना करना पड़ेगा? तो बच्चों, कार्य का सूत्र हमने पढ़ रखा है कि कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, W बराबर F.S। ये कार्य का सूत्र होता है F.S। डॉट हटा के तो बीच में cos थीटा लगता है। अब ये थीटा का जो मान होता है, थीटा किसके बीच कोण बनता है? विस्थापन और बल के बीच में। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, बल भी इधर लग रहा है और विस्थापन भी इसी दिशा में होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय क्या ध्यान रखना है कि जो थीटा का मान होता है वो 0 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि बल भी हम उसी दिशा में लगा रहे हो, विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है। इसलिए ऐसे कंडीशंस में बल का मान हम 100 रख देंगे, F का मान 5 रखते हैं, F का मान 100 रख देंगे, S विस्थापन 5 मीटर और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख देंगे। ये एंगल यदि नहीं दिया, समझ जाना कि जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन भी हो रहा है। यानी F.S cos थीटा का मान 0 और cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसी कंडीशन में हमारे पास में क्या जाएगा? ये 1 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। 100 × 5 × 1, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 × 5 इक्वल टू 500 जूल आ जाएगा। तो इस तरह से किया गया कार्य हमारे पास कितना आ जाएगा? 500 जूल हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो थीटा का मान 0 रख देंगे और ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये हमारे पास में कि मान लो कोई बल इस क्षैतिज के साथ या विस्थापन जिधर हो रहा है उसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाते लगाएगा, फोर्स इधर लगाएगा। पहले वाले में इधर ही लगा, अब मान लो कोई इधर खींच रहा है, इधर बल लगा कितने डिग्री पर? 60 डिग्री के एंगल से। तब किए गए कार्य की गणना करना। और विस्थापन कितना दे रखा है? 10 मीटर। इसको अपन ने खींचा, वस्तु को बॉडी पर 100 न्यूटन का बल लगाया 60 डिग्री पर, तो कितनी विस्थापित हो जाती है वो? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में कार्य की गणना करना, फार्मूला वही W = F.S, W = F.S। डॉट हटा के तो cos थीटा लगता है, ध्यान रखना डॉट अदिश गुणा कहलाता है और इसमें हमेशा cos थीटा ही लगाएंगे। F.S cos थीटा, ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है। F का मान 100, S का मान 10 और थीटा का 60 डिग्री। इस cos 60 का मान 1/2 होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो 2 से 5 10 बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो कार्य होगा 500 जूल। जब भी कार्य पूछा जाए तो उसका मतलब जूल लिखना, ये J जूल के लिए उपयोग किया गया है। ये 2 तरह के सवाल हो गए। तीसरा टाइप का सवाल इस तरह से दिया जाता है कि मान लो विस्थापन बल दिया हुआ है 2I + 3J + 4K न्यूटन, ये बल का मान है, और S का मान रहेगा 3I - 2J + K, ये विस्थापन दिया हुआ। और हमको पूछे कि कार्य की गणना कीजिए। F का मान IJ के रूप में दे रखा है और S का मान भी IJ के रूप में दे रखा है, और हमें पूछा कि कार्य की गणना कीजिए। तो IJ के ये वेक्टर जो हमने सदिश पढ़ा था उसमें एक वीडियो बना रखा है कि IJ क्या होता है। IJ I जो होता है वो x दिशा का एकांक सदिश, मतलब x दिशा को प्रदर्शित करेगा।
जे जो होता है वो वाई दिशा को प्रदर्शित करेगा और के जो होता है वो जेड दिशा को प्रदर्शित करते हैं। एकांक सदिश कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ दिशा को प्रदर्शित करते हैं। जब भी आई आएगा समझ जाना एक्स दिशा की हम बात करेंगे, जे आएगा तो समझ जाना वाई दिशा की बात करेंगे, के आया समझ जाना जेड दिशा की हम बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2i का मतलब ये होता है कि एक्स दिशा में 2 न्यूटन का बल लग रहा, वाई दिशा में 3 न्यूटन का बल लग रहा और जेड दिशा में 4 न्यूटन का बल लग रहा है। इसी प्रकार से विस्थापन की बात करते हैं हम, तो एक्स दिशा में 3 मीटर गया, वाई दिशा में -2 मीटर गया तो नीचे आया, प्लस माइनस दोनों आएंगे क्योंकि सदिश राशि होती है, और जेड डायरेक्शन में कितना गया वो 1 मीटर गया। तो इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं ध्यान रखना। तो आईजे के एकांक सदिश होते हैं, इसके ऊपर अपन कैप के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, कैप भी लगा देते हैं। इस तरह से एकांक सदिश कहलाते हैं। कैप भी हम इस पर लगा देते हैं, इसको कैप बोलते हैं। अब इनका कार्य निकालना, तो कार्य का फार्मूला एफ डॉट एस। एफ का मान ये हमारे पास लिख रखा, ये एफ का मान है, बीच में डॉट लगाना। ये लगाना बहुत जरूरी डॉट, क्योंकि इसी का प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। ये एस का मान है, ये एस का मान लिख दिया, एफ डॉट एस, ये एफ का मान रखना, डॉट लगाकर एस का मान रख देना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये पिछला वेक्टर हमने पढ़ा था, उसमें देखना कि इसमें क्या होता है कि आई डॉट आई का आई में गुणा करना, जे का जे में गुणा करना। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। ध्यान रखना, तो ये वाला याद रखना कि आई का आई में गुणा करना, जे का जे में गुणा करना और के का के। बाकी सब आई डॉट जे आ गया या जे डॉट के आ गया या के डॉट जे आ गया, कुछ भी आ जाए तो 0 हो जाए, ये 0 होता है। यानी याद रखने के लिए क्या करना, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये आई वाले का गुणा आई वाले में करना। जैसे 3 का गुणा हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा 3 में करना, आई वाले का आई तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। 3 का गुणा -2 में करेंगे -6, के का गुणा 4 का गुणा इस 1 में करेंगे, कुछ नहीं मतलब एक कोएफिशिएंट इसका, तो 4 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि आई वाले का गुणा आई में करना, जे वाले का गुणा जे में करना और के वाले का गुणा के में करना। और आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इसका मान 1 होगा, इसलिए आई जे के आएंगे 1 लिख देना। तो इस 3 का गुणा इस 2 का गुणा किसमें करेंगे 3 में, तो 6 आ जाएगा। प्लस 3 का गुणा -2 में करेंगे तो -6 आ जाएगा। और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 बच जाएगा और जो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आईजे के ग्रुप में यदि दिया तो भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एफ का मान ये दे रखा है और R1 और R2 के मान दे रखे हैं। R1 और R2 दो पोजीशन दे रखी, स्थितियां दे रखी कि पहले यहाँ था और कुछ समय पश्चात फोर्स लगता वो दूसरी स्थिति में चले जाता, R2 पोजीशन में चले जाता। तो दोनों के मान दे रखे। अब ऐसी स्थिति में क्या करना, जब दोनों मान दिए हो तब उस स्थिति में क्या करना है कि R2 अपने को तो विस्थापन निकालना। विस्थापन किसको कहते हैं, अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को माइनस करते हैं, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन जिसको कहते हैं। तो जब भी इस तरह से दो मान दिए हो और विस्थापन निकालना एस का मान, तो R2 में से R1 को माइनस कर देना। विस्थापन निकालने का क्या तरीका होता है कि अंतिम माइनस प्रारंभिक, फाइनल माइनस इनिशियल, तो दोनों के लिए माइनस कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट निकल आता है, विस्थापन निकल आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि आते हैं तो इसमें से क्या करना है, इसको माइनस कर देना। R2 की वैल्यू रख देना, ये R2 की वैल्यू रख देना, ये वैल्यू रख दी, माइनस लिखना, ये R1 की वैल्यू रख देना, R1 की वैल्यू रख दी। तो 14 आए, इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। फिर 14 आई में से 3 आई चले जाएगा, 11 आई बचेगा। 13 जे में से 2 जे चले जाएगा, 11 जे बचेगा। -9 के और +6 के -3 के बचेगा। तो इस तरह से इसको प्लस कर लेंगे, आई वाले प्लस करना, जे वाले प्लस करना और के वाले प्लस करना। तो हमारे पास विस्थापन का मान यानी डिस्प्लेसमेंट का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से यदि दो पोजीशन दे रखी तो क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करके डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका R2 माइनस R1, कोई सा क्वेश्चन हो R2 में से R1 को माइनस करना। यदि सीधा डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया तो, और यदि डिस्प्लेसमेंट यदि दे दिया सीधा कि एस का मान दिया तो सीधा वैल्यू पुट करके हल कर लेंगे। अब यहाँ से हम W=F.S, एफ का मान अपने को दिया, ये एफ का मान है, ये एफ का मान रख देंगे, डॉट लगाना
और एस का मान हमने निकाल लिया, ये एस का मान निकाल लिया। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट बता दिया कि इस 4 का मल्टीप्लाई 11 में करना 44। जे के साथ में कोफिशिएंट कितना है 1 है, 1 का गुणा 11 में करेंगे 11 आएगा। 3 का गुणा -3 में करेंगे तो -9 आएगा। आई का गुणा आई में, जे का गुणा जे और के का गुणा के में होगा। ये अपने को ध्यान रखना है क्योंकि इसका नियम होता है वेक्टर जब प्रोडक्ट पढ़ते हैं तब उसमें ये आता है। बाकी सब 0 तो कितना आएगा, इसको प्लस कर देना और इन दोनों प्लस में से -9 कर देंगे तो 46 जूल हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हमारे पास 2 दिया R1 R2 तो R2 में से R1 को माइनस करके S का मान निकाल लेना और S का मान वही का W/S दोनों का मान रख के उसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, 8 = 4i + 3j + 3k न्यूटन दिया है और इस क्वेश्चन में स्थितियाँ दे रखी है कि पहले हम -3 टू -3 से स्थिति 204 तक लाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। इसमें हमारे पास में R1 और R2 के मान डायरेक्ट नहीं दिए हैं, पोजीशन दे रखी है, यानी R1 और R2 के मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो R1 और R2 के मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये x दिशा का होता है, ये y दिशा का होता है और ये z दिशा का होता है। तो I के साथ जो भी राशि आएगी वो x दिशा का मान होगा, j के साथ जो भी आएगा पोजीशन वो y दिशा का होगा और k के साथ जो आएगा वो z दिशा का होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, -3 आए 2j + 2j - 3k। इसको कैसे लिखेंगे, R2 का मान 2i 0j और 4k। ये x y और z दिशा के मान होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि x दिशा में -3 मीटर, y दिशा में +2 मीटर और k दिशा में -3 मीटर। इसी प्रकार इसमें भी ये x दिशा का मान है 2 मीटर, y दिशा में 0 है और z दिशा में 4k है। तो इस तरह से R1 और R2 के मान हम निकाल लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। फिर विस्थापन निकालना, तो विस्थापन निकालने के लिए मैंने बताया था कि R2 में से R1 को माइनस ज्ञात कर दें। तो यदि पोजीशन दी हो तो उससे R1 का मान पहले बनाना है और उससे R2 का मान बनाना है, फिर R2 में से R1 को माइनस कर देंगे। तो R1 और R2 का मान समझ में आ जाएगा, 3i -3i + 2j - 3k +2i + 0j + 4k। इस तरह से i j के मान के साथ में इनके मान लिखना है। तो ये R1 और R2 की पोजीशन मेरे पास पता हो जाएगी। S का मान निकाला, R2 में से R1 को माइनस कर दो। R2 का मान ये हमारे पास लिखा हुआ माइनस ये R1 का मान है, R1 का मान है, इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 2i और 3i 5i हो जाएगा, 0j और -2j -2j हो जाएगा, 4k और 3k 7k हो जाएगा। फिर W निकालना, कार्य F.S होता है, F का मान ये हमारे पास में F का मान 4i + 3j + 3k, ये F का मान देते हैं। बीच में डॉट लगाना, ये डॉट लगाते हैं। फिर S का मान लिखना, S का मान ये हमने निकाला, ये S का मान रखते हैं। अब मल्टीप्लाई बता दिया, 4 का 5 में करना 20 आ जाएगा, 3 का -2 में करेंगे -6 आ जाएगा, फिर 3 का 7 में करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 21 41 में से 6 जाएगा तो 35 जूल हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन ये दिया है, यदि F का मान दिया है और ये कहा है कि z अक्ष के अनुदिश 4 मीटर की दूरी विस्थापित करता है, यानी विस्थापन केवल z अक्ष का अपने को दिया है, x और y का नहीं दिया है। तब विस्थापन को कैसे लिखेंगे, s = x में कुछ नहीं दिया मतलब 0 आए, j में भी नहीं दिया 0j प्लस z में दिया हो, ये j के साथ k के साथ में जो आता है वो मान होता है z का, k के साथ में जो मान आता है वो z अक्ष का मान होता है, ध्यान रखें। j के साथ y अक्ष का और i के साथ x अक्ष का मान, यानी इस प्रश्न में अपने को सिर्फ z अक्ष दे रखी है तो मान किसके साथ लिखना, केवल k के साथ लिखना। x और y के मान नहीं दे रखे इसलिए इसको हम 0i 0j और +4k। मान लो यदि यही मान y अक्ष के साथ दिया जाता तो यहाँ लिख देते 4j और 0j और 0k लिख देते। ये मान यदि x अक्ष के साथ दिया कि 4 मीटर x दिशा में दूरी तय करती है तो यहाँ लिखेंगे 4i + 0j + 0k। यानी कोई सी अक्ष का मान अपने को दिया हो उस अक्ष के साथ में उसके मान लिखना, उसका गुणांक लिखना i j के साथ, ये चीज ध्यान रखना। तो जब भी z अक्ष दे तो किसके साथ मान लिखेंगे, k के साथ। x अक्ष दिया हो तो
i के साथ लिखना, y एक्स दिया तो j के साथ लिखना, और यदि तीनों मान दिए हो तो तीनों के साथ लिख देना, ये x में इतना, y में इतना, z में इतना, या x का y का या z के मान आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। w निकालेंगे, f डॉट s, f का मान ये दिया, f का मान ये दिया, लिख दिया, डॉट लगाना बीच में, और k का मान ये, s का मान ये, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1 का -1 का 0 में करेंगे 0, 2 का 0 में करेंगे 0, 3 का 4 में करेंगे तो 12, तो ये तो दोनों 0 हो जाएंगे, 12 जूल हो जाएगा। इस तरह से कार्य हमारे पास निकल आएगा। एक क्वेश्चन ये है कि 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति 20 किलोग्राम भार के पत्थर को 10 मीटर की ऊंची इमारत की छत पर ले जाता है। एक 80 किलोग्राम का व्यक्ति है, वो 20 किलोग्राम भार का कोई पत्थर है, उसको छत पे ले जाता है, कितनी ऊंचाई पर, 10 मीटर ऊंची इमारत की छत पर ले जाता है। तो कार्य की गणना कीजिए, कितना कार्य उसको करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न में किलोग्राम भार दे रखा है। किलोग्राम भार भी क्या है, प्रकार का बल ही है। जब भी किलोग्राम भार की बात करते हैं तो बल होता है, ध्यान रखना। तो व्यक्ति का भार कितना दे रखा है किलोग्राम भार में, 80 किलोग्राम भार है, इसके साथ में किलोग्राम भार लगा दो। 80 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति 20 किलोग्राम भार के पत्थर को 10 मीटर की ऊंचाई तक ले जाता है। अब इसमें दो बल दे रखे हैं, दो भार दे रखे हैं, किसका किसका, व्यक्ति का भी, व्यक्ति का भार 80 किलोग्राम, और जो पत्थर का भार है वो 20 किलोग्राम है, किलोग्राम भार। तो टोटल कितने किलोग्राम भार हो गया, 80 + 20 यानी 100 किलोग्राम भार ऊपर जाएगा। व्यक्ति को ऊपर चढ़ने के लिए भी कार्य करना पड़ेगा, उसका भी भार होगा। आगे तो व्यक्ति ऐसा नहीं ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ रहा है, उसको भी ऊपर चढ़ने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। और साथ में जो पत्थर उठा रहा है 20 किलोग्राम, उसको उठाने में भी कार्य करना पड़ेगा। यानी टोटल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध 100 किलोग्राम भार के विरुद्ध अपने को कार्य करना पड़ेगा। व्यक्ति का भार भी ऊपर जा रहा है और पत्थर भी ऊपर जा रहा है, तो दोनों को उठाने में ऊपर कार्य अपने को करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक व्यक्ति ऊपर नहीं जाएगा। तो टोटल कितने किलोग्राम भार हो जाएगा, 100 किलोग्राम। 80 खुद चढ़ रहा है, उसको भी ऊपर उठाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे का लगता है, हम ऊपर चढ़ रहे तो कार्य तो करना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। कितने का, 80 किलोग्राम भार का, और पत्थर को उठाने में 20 किलोग्राम, टोटल कार्य कितना आ जाएगा, 100 किलोग्राम भार बल, ये बल हो जाएगा। तो बल जब भी किलोग्राम भार में दिया हो, एक बात नोट कर लेना, क्योंकि सामान्य प्रश्न किलोग्राम भार में यदि देते हैं तो उसको यदि न्यूटन में बदलना, ध्यान रखना, बल का मान न्यूटन में होता है, लेकिन ये किलोग्राम भार में दे रखा है। तो जब भी किलोग्राम भार दिया हो, 1 किलोग्राम भार का मान होता है 9.8 न्यूटन। तो किलोग्राम भार को चेंज करने के लिए 9.8 न्यूटन लिखना है, ये इसमें चेंज करने का फार्मूला होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर किलोग्राम भार को न्यूटन में चेंज करना है, तो इस किलोग्राम भार के लिए 9.8 न्यूटन लिख देंगे। तो बल का मान इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 980 न्यूटन हो जाएगा। तो यदि कोई न्यूमेरिकल या संख्यात्मक सवाल में हमारे पास में किलोग्राम भार यदि आता है तो उसको हटाना पड़ेगा और उसकी जगह न्यूटन लिखना पड़ेगा, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो न्यूटन लिखने के लिए 1 किलोग्राम भार की जगह हम 9.8 न्यूटन का मान रखेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास में आ जाएगा बल का मान। बल आ गया तो W = F डॉट S, F का मान ये निकाल लिया, S का मान विस्थापन कितना करता है, ऊपर कितनी ऊंचाई तक जाता है, 10 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 9800 जूल मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में नियत बल के द्वारा किए गए कार्य हमने निकाला। इन प्रश्नों में हमारे पास जितने भी प्रश्न थे सब बल का मान नियत है, फोर्स नियत है, एक जैसा बल लगा। लेकिन मान लो कि हमारे पास बल का मान यदि चेंज होता हो, क्योंकि प्रकृति में जो बल लगते हैं अधिकांश एक जैसे बल नहीं लगते। जैसे अपन किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो बल का मान धीरे धीरे कम होता जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है ना। यदि दो प्रोटॉन या दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी की बात करते तो जैसे जैसे दूर जाएंगे बल का मान कम होता जाएगा। यानी स्प्रिंग को खींचते तो उसमें बल का मान परिवर्तित होता जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिसमें बल का मान एक समान नहीं होता है, यानी परिवर्तित बल के द्वारा कार्य किया जाता है। तब उस स्थिति में हम कार्य को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये उससे संबंधित हमारे पास क्वेश्चन रहेगा। अब मान लो मैंने यहाँ ग्राफ बना रखा है कि बल और विस्थापन, ये विस्थापन मान लिया जाए S, इनके बीच में यदि कोई इस तरह से पथ होता है जिस पर कार्य किया जाता है। इसका इस पथ का मतलब ये होता है
कि यहाँ बिंदु है तो बल इतना लग रहा, यदि यहाँ बिंदु चलेगा तो बल का मान इतना हो गया, यहाँ आ गया तो बल का मान इतना हो गया। यानी जैसे जैसे अपन इधर चलते हैं बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता रहता, घटता रहता, बढ़ता रहता, घटता रहता। यानी ग्राफ से निष्कर्ष निकल रहा है कि बल जो होता है वो परिवर्तित होता है, बल का मान एक जैसा नहीं लगता। कभी बल का मान यहाँ कम था या ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से बल क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो अब ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब बल का मान परिवर्तित हो, चेंजेबल हो, वेरिएबल हो, तब उस स्थिति में उन सवालों को कैसे हल करेंगे वो हम देखेंगे। इसके लिए क्या करते हैं हम कि एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं, स्ट्रिप मतलब पट्टी ले लेते हैं। मान लो dx मोटाई के हमने यहाँ से पट्टी ले ली, छोटी सी एक पट्टी ले ली। अब ये पट्टी की मोटाई हमने dx मान ली या चौड़ाई dx मान ली, और ये जो यहाँ पट्टी पर जो बल लग रहा, मान लो कि यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी, यहाँ से ये बल F मान लिया हमने, ठीक है। इस पट्टी की मोटाई पर हमें बल का मान, एक छोटी सी पट्टी लेना है जिस पर बल का मान हमने मान लिया F मान लिया। तो इस पट्टी पर कार्य कितना हुआ, इस पट्टी यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, छोटी सी पट्टी है हमारे पास, बहुत स्मॉल पार्ट है उसका, पट्टी का है ना, स्ट्रिप का। तो जब भी हम कार्य निकालेंगे तो कार्य का सूत्र हमने पढ़ा था, बल गुणित विस्थापन। बल कितना लग रहा है यहाँ पर, F फोर्स लग रहा है। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक है तो F ही फोर्स लग रहा है, क्योंकि छोटी सी पट्टी है इसलिए उसको हम कांस्टेंट फोर्स मान सकते हैं। जरा सी पट्टी छोटी सी, इसलिए उसको हम F के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, छोटा सा, इसलिए उसको हम कांस्टेंट माने, नियत माने बल। तो F का मान हमारे पास F है इंटू dx मोटाई की पट्टी है, तो dw इक्वल टू F डॉट dx। जब छोटी सी पट्टी होगी तो कार्य भी छोटा सा लिखना। dx का उपयोग किया जाता है जब मान बहुत छोटा होता हो। तो जब मान बहुत छोटा हो, पट्टी बहुत छोटी हो, विस्थापन बहुत कम हो, तो कार्य भी क्या होगा, dw होगा, कार्य भी बहुत छोटा होगा। तो यदि एक छोटी सी पट्टी का कार्य निकालना हो तो dw इक्वल टू F डॉट dx निकालेंगे। dx क्या है, पट्टी की मोटाई या चौड़ाई कह सकते हैं, और F क्या है, बल। अब देखो ये तो एक पट्टी का निकला, अपने को तो A से B तक का पूरा कार्य निकालना कि यहाँ से यहाँ तक गए तो कार्य कितना हुआ। तो कार्य में क्या करना पड़ेगा, फिर ऐसी छोटी छोटी पट्टियाँ, मान लो कि एक पट्टी ये बना ली है ना, एक पट्टी ये बना ली, ऐसी छोटी छोटी पट्टियाँ पूरी इसमें स्ट्रिप बनाना पड़ेगी अपने पूरे इसमें ग्राफ के ऊपर। फिर क्या करना पड़ेगा, उन सबको जोड़ देंगे, छोटी छोटी पट्टियाँ काट के क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। मान लो कि एक पट्टी है dx1 मोटाई की है, ये dx2 है, dx3 है, ऐसे छोटी छोटी पट्टियाँ काट दी और इस पे लगने वाला बल F1 मान लिया, इस पे लगने वाला बल F2 मान लिया, इस पे लगने वाला बल F3 मान लिया। तो क्या करना है, सबको हम प्लस करेंगे। तो ये जो मेथड होती है छोटी छोटी पट्टियों को काट के उसको प्लस करने, बहुत लंबी मेथड हो जाती है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड जो कि बहुत प्रसिद्ध मेथड है और उससे सवालों को बहुत अच्छी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो मेथड होती है समाकलन की, इंटीग्रल की। इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और इंटीग्रेशन का उपयोग कब करते हैं, जब कोई से भी वस्तु या पिंड के द्वारा कार्य निकालना हो, या मतलब टोटल लगाना, किसी का भी बल हो कि विस्थापन हो, किसी का भी एक टोटल लगाना हो, सम करना हो, ऐड करना हो, जोड़ना हो, इकट्ठा करना हो, तब उस स्थिति में हम समाकलन का उपयोग करते हैं। ये मेथड बहुत ईजी हो जाती है, इससे अच्छे अच्छे सवाल जो होते हैं बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तब इसको हम हल कैसे करेंगे, तो क्या करना, दोनों तरफ समाकलन लगाना। ये समाकलन का चिन्ह यदि 11वीं समाकलन नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, क्योंकि बिना समाकलन के कोई सवाल हल नहीं होगा। तो अपने को क्या करना है, समाकलन लगाना दोनों तरफ, इधर भी समाकलन लगाते, इधर भी समाकलन। अब इधर समाकलन ये विस्थापन वाला x i से x f तक जाना, अपने पास में ग्राफ कहाँ से, x i से x f तक जाना। तो यहाँ पे जो dx लिया हमने, ये x i से x f तक इसका मान होगा। मतलब मान लो कि यहाँ 5 मीटर से 10 मीटर आ गया, 20 से 50 आ गया, तो ये मान अपने को यहाँ लिखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक गए हम और कितना कार्य हुआ। तो x i से x f dx। अब ये समाकलन, ये अवकलन वाले समाकलन, ध्यान रखना, ये समाकलन, ये d जो होता है डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल मतलब अवकलन, और ये इंटीग्रेशन होता है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कट जाते हैं। इससे कट जाएगा तो w बचेगा, x i से x f डॉट dx। x i क्या है, इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति, यहाँ जो मान आएगा। x f क्या है, अंतिम पोजीशन, यहाँ जो मान आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य हमारे पास निकल गया, x i से x f डॉट dx, ये कार्य निकल जाएगा। अब एक क्या है, बल, ये बना, ये लंबाई है, ये लंबाई, और dx क्या है, चौड़ाई, ये चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई क्या कहलाएगी,
लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्या कहलाता है? एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। इस पट्टी का क्षेत्रफल निकलेगा हमारे पास, ध्यान रखना। तो जब भी एफ डॉट डी एक्स निकालना हो तो लंबाई गुनी चौड़ाई, बल लंबाई है, ये लेंथ है बल की, ये लेंथ है बल की, और ये इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई गुनी चौड़ाई ये जो कहलाएगा, इस पट्टी का जो होगा डी एक्स मोटाई वाली उस पट्टी का क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। तो ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। कौन किसकी क्षेत्रफल निकालेंगे? डी एक्स मोटाई की पट्टी का, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रिप कैसी है, रेक्टेंगल है, आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल पता है क्या होता है? लंबाई गुनी चौड़ाई। रेक्टेंगल का ब्रेथ इंटू लेंथ होता है, तो ब्रेथ इंटू लेंथ, ये रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। पट्टी आयताकार होती है, रेक्टेंगल होती है, इसलिए इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो क्षेत्रफल निकाला, ये हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सवाल अपन देखेंगे। तो अब W का मान कैसे निकालेंगे? कार्य का मान। यदि मान लो हमारे पास कोई ग्राफ दिया हो और पूछा गया कि कार्य की गणना कीजिए, यदि ग्राफ यदि दिया हो तो कार्य की गणना कीजिए, तो क्या करना है? जो हमारे पास ग्राफ दिया उसका क्षेत्रफल निकालो, कितना घेरा हुआ क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल यदि निकाल लिया, अपने एरिया निकाल लिया, तो कार्य निकल जाएगा। तो इस तरह से ये सूत्र और ये फार्मूले, दो फार्मूले का हम उपयोग करके दो सवाल हम सॉल्व करेंगे दोनों के आधार। एक सवाल हमारे पास ये F = 7 - 2x + 3x² न्यूटन x अक्ष पर x0 से x = 5 मीटर गति करता है, तो कार्य की गणना कीजिए। अपने को F का मान दे रखा है और x का मान दे रखा है 0 से 5। तो इस फार्मूले का उपयोग करके हम जो है क्या निकालेंगे? कार्य निकालेंगे। x आया मतलब प्रारंभिक स्थिति, कितनी दे रखी है? 0। x 5 मतलब अंतिम स्थिति 5, यहाँ 0 लिखना या 5 लिखना। f का मान ये दे रखा है, f का मान यहाँ रखना, और dx को dx से लिखना, ऐसा dx का मान अपने को समाकलन करना पड़ेगा। तो x आय की जगह प्रारंभिक मान 0 रखेंगे, इनिशियल x है फाइनल 5, या 0 लिखना या 5 लिखना, 0 लिखना 5 लिखना। f का मान ये दे रखा, ऐसे रखना, इंटू dx को ऐसे लिख देना। अब इसका अवकलन करके आना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई करके तीनों को अलग अलग, और dx का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका अवकलन समाकलन, इसका भी तीनों की समाकलन हो जाए, इधर अंदर मल्टीप्लाई कर देना और dx का मल्टीप्लाई कर देना, ये स्टेप आ जाएगी। अब ये 7 क्या कांस्टेंट है, बाहर लिख देना, जो भी कांस्टेंट आता है उसको हम बाहर लिख देते हैं। अवकलन होगी समाकलन, इंटीग्रल डिफरेंशियल में कांस्टेंट का कोई इंटीग्रल डिफरेंशियल नहीं होता है, ध्यान रखना, उसको अपन बाहर लिख देते हैं। 7 को बाहर, 2 को बाहर और 3 को भी बाहर लिख देना। अब इसका dx का इंटीग्रल x होता है, ये फार्मूले होते हैं इंटीग्रल के, ध्यान रखना कि जब भी dx आ जाए, ऐसा आ जाए, मान लो dx आ जाए हमारे पास, उसका होता है x, ये फार्मूला में लिख देता है यहाँ पर। जब dx आ जाए क्या लिखना? x लिख देना। तो पावर आ जाए इस तरह से x + 1/n+1, ये पावर का फार्मूला, ये दो फार्मूले ज़्यादातर उपयोग होते हैं, ध्यान रखना। फिर dx आ गया तो उसको हम x लिख देंगे, फिर यहाँ पावर आ गई, x की पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 पावर। जब पावर आ जाए क्या करना है? n का मान 1 है, 1 + 1, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और नीचे 1 + 1 2 आ जाएगा, तो x की पावर 2/2 हो जाएगा। तो जब भी पावर दी हो और समाकलन करना हो तो एक हाथ पावर प्लस कर देना और पावर को नीचे लिख देना, तो 1 + 1 2/2, 1 + 1/2, x² हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास ये वाला x की पावर 2 दे रखी है, तो इसमें भी एक पावर प्लस कर दो, x की पावर 3/3 हो जाएगा, x की पावर 3/3। अब ये जो मान है हमारे पास, ये वाला 0 से 5 जो मान है, 0 से 5, 0 से 5, ये ब्रैकेट के बाहर लिखना, ध्यान रखना, ये सभी के ब्रैकेट के हम बाहर इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये समाकलन करने का तरीका होता है, उसको आप समाकलन वाला चैप्टर देख लेना, अच्छी तरह सॉल्व कर लें। अब इसका मान कैसे रखेंगे? ये ब्रैकेट के बाहर जो लिखे इसके बाद क्या करना है, ये x लिखा, इसकी जगह पहले 5 लिखना, 5 लिखना, 5 लिखेंगे, फिर बीच में माइनस लगा के 0 लिख देना, इस x की जगह 0 लिखेंगे, पहले ऊपर वाली लिमिट रखना, फिर माइनस करके नीचे वाली लिमिट रखते हैं। ये समाकलन करने का तरीका रहेगा। इसी प्रकार से इसमें क्या करना है, इस x की जगह 5 लिखेंगे, x की जगह 5 लिखेंगे, 5 माइनस x की जगह 0 लिख देना, 0, इस x की जगह क्या लिखेंगे, पहले 5 लिखेंगे और उसकी पावर 3 -3 की पावर 3। तो इस तरह से पहले ऊपर वाला मान लिखना x के स्थान पर, फिर माइनस करके नीचे वाला मान रखते हैं। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका होगा, सभी प्रश्न एक जैसे हो। फिर क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना, 2 की पावर 5 25 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 3 125, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
और 35 और इसको प्लस करके -25 करेंगे तो 145 जूल आ जाएगा आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन जो पूछा जाता है x से 0 से x तक, ये मान वेरिएबल हो सकते हैं, 4 से 5 दे दे, 8 से 10 दे दे, 15 से 20 दे दे, या मान कुछ भी हो सकते हो, मेथड तो वही है सेम। तो यदि इस तरह के कोई मान दिया, x का मान यहाँ से यहाँ तक और f का मान दिया, तो फिर इसकी मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। ये मान भी चेंज हो सकता है, या x स्क्वायर की जगह कुछ भी मान आ सकता है, तो मान चेंज हो सकते हैं, मेथड सबकी एक जैसी रहेगी हल करने। एक क्वेश्चन जो है ग्राफ वाला, इस ग्राफ पे आधारित हम सॉल्व कर रहे हैं। अब मान लो परीक्षा में मैंने कुछ एग्जाम में कंपटीशन में इस तरह से कोई ग्राफ दे दिया और पूछा कि कार्य की गणना कीजिए कि 12 मीटर तक यदि विस्थापित होता है कोई भी पार्टिकल है ना, वस्तु है, 12 मीटर तक जाता है तो कितना कार्य होगा, इस ग्राफ के द्वारा गणना कीजिए। तो फिर हम कैसे करेंगे, तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है, और ये त्रिभुज ट्रायंगल, यहाँ दोनों के क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका एरिया और इसका एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया का सूत्र पता है अपने को, क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ABCD ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे CDE, इसका क्षेत्रफल, दोनों को योग कर देंगे तो हमारे पास पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई मतलब ये कितनी है, 2, इधर लंबाई पूछे कि इस एक्स से क्या है, चौड़ाई पूछे कि इस एक्स क्या है, जन लंबाई 2, ये लंबाई है, चौड़ाई कितनी है, 7 में से 3 को माइनस कर दें 4, 7 - 3 4, ये चौड़ाई हो गई 4, 1/2, बेस ये बेस कितना है, 12 में से 7 जाएंगे तो 5, और हाइट कितनी है, हाइट ये ट्रायंगल 2 मीटर। तो इस तरह से ऊंचाई 2 रख देंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 8 + 5 = 13 जूल आ जाएगा। तो इस तरह से हम ग्राफ के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन दूसरा आगे ग्राफ का, इस तरह से ग्राफ बना हुआ आ गया, तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो ग्राफ ले लिया उदाहरण के लिए, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने को। यदि ऐसा ग्राफ आ गया क्या करेंगे, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो रेक्टेंगल का, है ना, फिर ये ट्रायंगल का एरिया निकालो, पहले इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों के एरिया निकालना है। फिर ये नीचे वाला जो आता है, इसमें इसी ध्यान रखना, अक्ष के नीचे यदि मान आ जाता है तो उसको माइनस किया जाता है। तो क्या करेंगे, ये मान लो कि फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, या सीरियल से ले लो, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों के एरिया अपने को निकालना कितना हो, और वही वर्क डन हो जाएगा। क्या, फर्स्ट का एरिया क्षेत्रफल माइनस, नीचे आए तो माइनस त्रिभुज, ये फर्स्ट क्या है, रेक्टेंगल, फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज कौन सा, नीचे वाला सेकंड वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस ऊपर आए तो प्लस ये ट्रायंगल थर्ड का क्षेत्रफल, इन तीनों के मान को निकालना है। और पता है कि लंबाई गुणित चौड़ाई, ये लंबाई हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी इसकी, और ये चौड़ाई हो जाएगी इसमें। फिर ट्रायंगल का निकालना 1/2, बेस, ये बेस और ये हाइट, बेस इंटू हाइट, लेकिन माइनस, इस अक्ष के नीचे कोई भी एरिया है तो माइनस लिखना, ध्यान रखना, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और इस अक्ष के ऊपर आते तो प्लस मानते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि होगी इसलिए प्लस माइनस लेना पड़ेगा अपने को। तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये माइनस हो जाएगा इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये बेस 30 में से 15 घटा दें 15 आ जाएगा, और ये हाइट हो जाएगी 5। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया कोई हमारे पास, इस तरह से कोई ग्राफ दे ऐसा दे दिया, तब कैसे सॉल्व करना है, और ये मान दे दिया, मान लो 10 दे दिया, 15 दे दिया, ऐसा ग्राफ दे दिया और कहा गया कि ग्राफ का कार्य निकालिए, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसका एक रेक्टेंगल बनाओ, ये रेक्टेंगल बनाना, और ये यहाँ लाइन लाइन, ये तो क्या रेक्टेंगल आयत हो गया, और ये क्या हो गया समलंब चतुर्भुज कहते हैं, ट्रेपेजियम कहलाता है, दोनों समांतर हो जाए, समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ दोनों फार्मूला लगेंगे, एक आयत का लग जाएगा और एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लग जाएगा, और उस फार्मूले से मान हल कर लेंगे। यहाँ जो मान दिया जाएगा, मान यहाँ दिया जाएगा 5 1 10, जो मान दिया उस मान के आधार पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 5, ये हो जाएगा इसका
समलंब चतुर्भुज का सूत्र मालूम है, दो समांतर भुजाओं का योग, दो समांतर 1/2 गुणित दो समांतर भुजाओं का योग, दो समांतर भुजाओं का योग प्लस दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये फार्मूला होता है, याद रखना। फार्मूले यदि याद होंगे तो हम कोई भी सब सवाल हल कर सकते हैं। दो समांतर भुजाओं का योग, इसका और इसका योग कर देना, ये जो 10 और यहाँ मान दिया जाएगा, यहाँ जो मान दिया मान लो 8 दे दिया, मान लो उदाहरण के लिए 8, इसका मान 8 और इसका मान 10। यह दो समांतर भुजाओं का योग लिख देना 10 + 8 प्लस दोनों समांतर भुजा के बीच की दूरी, दोनों समांतर भुजा के बीच की दूरी 10 में से 5 को माइनस कर देना। तो किसी भी प्रकार की यदि हमारे पास आकृति हो दी हो और उससे पूछा गया कि इसका कार्य कितना होगा, तो ये वाला जो हमारे पास इसके द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा जाएगा, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो तो फार्मूला 1/2 आधार गुणित ऊंचाई लिखना, आयत का हो तो लंबाई गुणित चौड़ाई लिखना, और यदि मान लो समलंब ट्रेपेजियम हो तो 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग प्लस इंटू दोनों समांतर भुजा के बीच की दूरी। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के बेस पर हम कोई सा भी न्यूमेरिकल का ग्राफ से हम वर्क डन या कार्य को आसानी से गणना कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, यदि इस एक्सेस के नीचे यदि मान आता है तो उसको माइनस में लिखना, और इस एक्सेस के यदि ऊपर आता है तो प्लस में लिखना। और कोई सा भी प्रॉब्लम हो उसको हम कार्य को हम ग्राफ की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।